14.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन और इतना फैला हुआ बिजनेस। और एक टाइम पे ये व्यक्ति इंडिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के 3rd वेल्थीएस्ट पर्सन में से एक थे। और एक रिपोर्ट आने के बाद ये टॉप 30 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गौतम अडानी जी के बारे में और ये जानेंगे कि इतने बड़े बिग फॉल के बाद इन्होंने कैसे कम बैक किया। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मुकेश अंबानी जी, इन्हें कौन नहीं जानता। एक टाइम था जब मुकेश अंबानी जी देश के सबसे अमीर आदमी थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पास भी नहीं आ सकता। गौतम अडानी जी रॉकेट की स्पीड से आए और इंडिया में नंबर 1 और वर्ल्ड में नंबर 3 के सबसे वेल्थीएस्ट पर्सन बन गए। और वो इस स्पोर्ट के मजे ले ही रहे थे कि तभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और शेयर के प्राइस तूफान की तरह नीचे गिरे। कुछ ही टाइम में 100 बिलियन की वेल्थ साफ हो गई एंड टॉप 30 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। इंडिया का नंबर 1 वेल्थीएस्ट पर्सन का टाइटल वापस मुकेश अंबानी जी के पास आ गया। अब गौतम अडानी जी सोचते हैं कि अब क्या करें, तो गौतम अडानी जी वही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं जो मुकेश अंबानी जी ने टॉप पर आने के लिए अपनाई। धीरे धीरे वो दुनिया के टॉप 18 में भी वापस आ गए हैं और हो सकता है वो टॉप 10 में भी जल्दी ही एंट्री ले ले। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो मुकेश अंबानी जी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और उसकी कॉपी कैसे अडानी जी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे जानते हैं कि वो कौन सी 5 स्ट्रेटेजी है जो मुकेश अंबानी जी ने अपनाई और वो टॉप पर आ गए और कैसे अडानी जी उनको कॉपी कर रहे हैं। और अगर अडानी जी उनको कॉपी करते रहेंगे तो जल्दी ही टॉप 10 में भी आ जाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं। इसने सोचा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी जी के लिए ब्लेसिंग साबित होगी। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है और स्मोकिंग, ड्रिंक और ड्रग्स लेना शुरू कर देता है और कोई भी उसे नहीं रोकता है तो वह इन सब चीजों को एडिक्ट हो जाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम उसे कोई फादर या चाचा उससे कोई मार देता है तो वह थोड़ी देर रोएगा लेकिन उसकी आदत बदल जाएगी और उसका करियर बन जाएगा। अडानी जी के साथ भी यही हुआ। अडानी जी वॉज डूइंग हाई ग्रोथ स्ट्रेटेजी। आई शुड गो दिस सेक्टर, मैं इस सेक्टर में भी चला जाता हूँ, उस सेक्टर में भी चला जाता हूँ, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। और उस समय उन्हें रोका ना गया होता तो इतने बड़े ग्रुप का बिग फॉल हो जाता। लेकिन उसी समय हिंडनबर्ग अंकल आए और उन्होंने अडानी जी को ऐसा धोया जिससे वे धीरे धीरे सही रास्ते पर आ गए। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा लोन नहीं लेंगे, वो अननेसेसरली एक्सपेंशन नहीं करेंगे, वे सीधे रास्ते पर चलेंगे और इन्हीं रीजन से अडानी ग्रुप ने वापसी की है। तो चलिए उन 5 स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं जो अडानी जी ने एक पावरफुल कमबैक करने के लिए फॉलो की। गौतम अडानी जी ने पहली स्ट्रेटेजी अपनाई वो थी डीलेवरेजिंग की। इसका मतलब है कि आपने अननेसेसरी लोन लिया है उसे रीपे कर दे और नया लोन लेने से पहले 10 बार सोचे। हिंडनबर्ग ने भी यही एलिगेशन लगाया था और बाकी सब लोग भी यही कह रहे थे कि अडानी जी तो डूबेंगे ही डूब। उन्होंने कहा चलो इस बात को यही एंड करते हैं। उन्होंने अपने शेयर्स को डिफरेंट प्लेस गिरवी रखकर जो उन्होंने लोन ले रखा था कुछ को मेच्योरिटी और कुछ को बिफोर मेच्योरिटी पे करके लोन रीपे कर दिया और अपने शेयर्स वापस ले लिए। उन्होंने ऐसे 2.15 बिलियन यानी कि अप्रोक्स 17,000 करोड़ का लोन रीपे किया है। इसके अलावा उन्होंने 700 मिलियन यानी कि 5600 करोड़ का जो कि इन्होंने अबुजा सीमेंट के लिए लिया था उसका रीपेमेंट भी उन्होंने टाइम से पहले कर दिया। अरे सौरभ भाई, क्या उन्होंने इसे चुकाने के लिए नया लोन लिया था? नहीं भाई, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए जो उनकी खुद की यानी कि उनकी जो खुद की कैपिटल थी उसे बेचकर अप्रोक्स 15,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। उसी से उन्होंने इस लोन को रीपे किया है। इसके अलावा उनकी 3 कंपनियों ने एक रेजुलेशन भी पास किया है कि अगले 12 महीने में मार्केट से 33,000 करोड़ रुपए रेज करने जा रहे हैं जिसमें से मेजोरिटी पैसा इक्विटी के थ्रू होगा, हम लोन नहीं ले रहे हैं। और इस पूरे खेल में बड़े प्लेयर्स जैसे टोटल एनर्जी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अबू धाबी ग्रुप और जुकीजी पार्टनर जैसे बड़े खिलाड़ी इसकी इक्विटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं और उम्मीद है कि उनसे इक्विटी के थ्रू ही पैसा रेज करेंगे, हम लोन नहीं लेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी चाहे हिंडनबर्ग के डर के कारण हो या कॉमन सेंस के कारण, मुकेश अंबानी जी ने भी इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखा है। जब वे जियो लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने मार्केट से बहुत सारे पैसे और कुछ लोन भी उठाए और मार्केट में उनके बारे में बात होने लगी। उसी टाइम अंबानी जी ने अपनी कंपनी के स्टेक्स बेचना शुरू कर दिया और अपनी कंपनी को नेट जीरो का टारगेट किया कि जो लोन है उसे हम जीरो पर ले जाएंगे। हालांकि जीरो तो नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत कम कर दिया। मुकेश अंबानी जी के लोन को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती क्योंकि वे पहले ही लिमिट से ज्यादा के लोन पर कंट्रोल कर चुके हैं और गौतम अडानी जी भी उसी रास्ते पर है। उसी स्ट्रेटेजी आती है स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट। वे अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर रहे हैं और रेशियोज को फिक्स कर रहे हैं। हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाया था कि आपने ज्यादा कर्जा ले रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो उन्होंने कहा हमारा अब तक का रेवेन्यू सबसे अच्छा है, हमारा ऑपरेटिंग कैश अब तक का सबसे अच्छा है। 31 मार्च 2023 को अडानी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि हमारे पास 40,351 करोड़ कैश है और इसके अलावा हर साल फ्री कैश फ्लो यानी हमारे कैपेक्स और ओपेक्स करने के बाद फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा 37,538 करोड़। अगले 12 महीनों के बाद हमारे पास 77,890 करोड़ होंगे। तो हम किसी भी तरह के कर्ज को चुकाने में सक्षम हैं।
हमारे पास इतना कैश है और इतना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है कि हम अगले 3 से 5 सालों में सभी लोन को चुका देंगे। नेट डेट टू एबिटा रेशो का मतलब है, इसका मतलब है कि आप कितना कितना कमाते हैं और उसके कंपैरिजन में आपने कितना लोन लिया है। पहले रेशो थी उनकी 3.81 थी, यानी वो 1 रुपया कमा रहे थे, उन्होंने 3.81 रुपए का कर्जा ले रखा था। अब उन्होंने इसे कम कर दिया है और 3.27 रुपए ले आए हैं। और दो 3 के नीचे बेस्ट होता है, लेकिन 3.81 से 3.27% लेकर आए हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 साल में हम 3 से नीचे भी ले जाएंगे, तब इसे एक सेफ कंपनी कंसीडर किया जाएगा। हालांकि यह अडानी ग्रुप के एवरेज है, क्योंकि कुछ कंपनियों का इससे ज्यादा है, कुछ कंपनियों का जिनका कम है, लेकिन ये एवरेज है। डेट सर्विस कवरेज रेशो, इस रेशो का मतलब है कि आपको कितना पैसा चुकाना है, तो हम अपना लोन कितना चुका सकते हैं। तो पहले ये 1.48% थी, यानी हमारे लोन की अमाउंट से हम 1.5 गुना ज्यादा पैसा चुका सकते हैं। अब ये 2.02% हो गया है। 1.5 से 2 के बीच में रेंज बहुत अच्छी मानी जाती है, तो ये भी एक सुधार है। और उनके सीएफओ का बयान है कि देखो भाई, हमारे पास जितना कैश और जितना फ्री कैश हम जनरेट कर रहे हैं, 2025 के बाद हमारे लोन से भी ज्यादा होगा, हमें कभी लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस समय मुकेश अंबानी जी ने भी काफी रीस्ट्रक्चरिंग किया, कई कंपनियां बनाई, सब्सिडरी होल्डिंग बनाई, बहुत सारे एडजस्टमेंट किए, फिर कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो गई और अभी भी मजबूत है। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में, स्लो डाउन द डाइवर्सिफिकेशन। स्लो डाउन द डाइवर्सिफिकेशन, उन्होंने अपनी ग्रोथ को धीमी कर दी और डाइवर्सिफिकेशन को रोक दिया। जो मेरा कोर गेम है, मुझे उससे पैसे मिल ही रहे थे, मैं तो लोन न्यू सेक्टर में एंटर होने के लिए ले रहा था। उन्होंने कहा कि मैं न्यू सेक्टर में घुस ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने अपनी कैपेक्स प्लान को रिवाइज किया, क्या क्या चेंज किए, ध्यान से सुनो। ये न्यूज तो आपने सुनी होगी कि डीबी पावर के साथ 1200 मेगावाट का प्लांट खरीदने वाले थे, पर ये डील उन्होंने कैंसिल कर दी। गुजरात और आंध्र प्रदेश टोल रोड खरीदने के लिए 3100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि गुजरात और इस एरिया के टोल रोड हम खरीदेंगे। उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया है। अडानी पावर ओरिएंट सीमेंट के साथ सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट भी लगा रही थी, उन्होंने उसे भी कैंसिल कर दिया है। वे वियतनाम में ग्रीन सीपोर्ट इकोसिस्टम भी बना रहे थे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया है। वो ऐसा करेंगे, पर अभी नहीं कर रहे हैं। अडानी जी हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट करने वाले थे, उन्होंने वहां से भी अपने टाटा बाई कर दिया। हाइड्रोजन का पूरा इकोसिस्टम, यहाँ से हाइड्रोजन पैदा हो किया जाएगा, फिर इसका इस्तेमाल प्लांट बनाने में किया जाएगा, फिर इसका इस्तेमाल इक्विपमेंट बनाने के लिए किया जाएगा, फिर इसका इस्तेमाल सप्लाई चेन बनाने में किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया है। और फाइनेंस बिजनेस में भी एंटर किया था, तो वहां से भी इन्होंने टाटा बाय बोल के एग्जिट कर लिया है कि ये वाला गेम अभी हम नहीं खेल रहे हैं। नाउ स्ट्रेटेजी नंबर 4, फोकस ऑन योर कोर सेक्टर। अडानी ग्रुप ने कहा कि वे इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्पोर्ट्स जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के मास्टर्स हैं। उनके सीएफओ ने कहा कि अडानी ग्रुप किसी भी कंपनी या प्रोजेक्ट में इंटर जनरेशन इन्वेस्टमेंट करता है। हम देखते हैं कि हम 30 साल देखकर इन्वेस्ट करते हैं, इस पीढ़ी ने लगाया है, अगली पीढ़ी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। हमारा जो ग्रोथ सेक्टर है, अभी तक उसका फाउंडेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अडानी पोर्ट अभी जितना काम कर रहा है, हमारा प्लान है कि आने वाले 10 साल में उतना काम करेगा जितना पूरा भारत कर रहा है। एक बार इनकी कंपनियों में क्या मोमेंटम चल रहा है, उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस सबसे बड़ा नाम था, इसमें 20,000 करोड़ का ओएफएस आया था, वो कैंसिल हो गया। लोग कह रहे थे कि अडानी जी तो गए, पर सर 12,500 करोड़ का फिर से ओएफएस आने वाला है। अडानी एंटरप्राइजेस के पास 2 इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है। एक नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट है, ये फुल फेज में काम चल रहा है, यह दिसंबर 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा मुंद्रा पोर्ट में कॉपर मेल्टर प्लांट भी है, वह भी इसका बड़ा प्रोजेक्ट है, वे भी डेडलाइन पर चल रहा है। अडानी डेटा सेंटर के सेक्टर में भी उतर रहा है, यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम में और नवी मुंबई में पहली जमीन मिल चुकी है और नोएडा और हैदराबाद में 30% काम पूरा हो चुका है। इसलिए धीरे धीरे ये बड़े प्रोजेक्ट है जो हमें बहुत सारा पैसा देंगे, आकार लेना शुरू कर चुकी है। इसलिए अगले 2 से 5 सालों के बीच में बहुत कुछ यहाँ से अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। अब बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की, तो ये भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। उनके पास 0.1 गीगावाट का प्लांट है और उनका टारगेट है 2030 तक 45 गीगावाट करने का है। इस साल 3 गीगावाट प्लांट शामिल हो रहा है और जितने भी प्लांट बिजली पैदा कर रहे हैं उन्होंने पहले ही 25 साल का एग्रीमेंट कर लिया है ताकि रेवेन्यू तय हो जाए। और अडानी ग्रीन एनर्जी का पीई रेशो शेयर्स गिरने के बाद भी 32 है, यह मार्केट के स्टैंडर्ड से काफी ऊपर है। एक रिस्क यह भी है कि यदि कल को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पेमेंट नहीं करेगी तो क्या होगा, लेकिन वो रिस्क है, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन उनकी दूसरी बात यह है कि अडानी पावर पहले ही प्रॉफिट कमा रही है और अभी बांग्लादेश से भी बिजली बेचने का एग्रीमेंट किया है। चौथी स्ट्रेटेजी कोर एसेट पर फोकस करने को भी मुकेश अंबानी की है।
उन्होंने सबसे पहले जामनगर रिफाइनरी बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल, केमिकल एक्सेट्रा पर काम किया और उसके बाद जब यहाँ से पैसा कमाया तो उस पैसे को जियो में इन्वेस्ट कर दिया और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। उन्होंने लाइनें बिछाई, खंभे गाड़े, स्ट्रक्चर बनाया। अब उन्होंने B2C से पैसा कमाना शुरू कर दिया है। अडानी के साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और वह अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। अब उन्हें इसका मोनेटाइज करने के लिए B2C सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। अब आती है हमारी लास्ट और फाइनल स्ट्रेटजी, जो है हमारी 5वीं स्ट्रेटजी, B2C सेक्टर यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सेक्टर। अब वे B2C सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। उन्होंने बिजली बनाई, यह B2B बिजनेस है। उन्होंने इसे डिस्कॉम को बेच दिया, फिर उन्होंने इसे ट्रांसमिट किया, यह भी वही है। अब वे क्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि चलो हम डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करते हैं, हम सीधा कस्टमर से पैसा लेंगे। अडानी जी ने एयरपोर्ट ले लिया, अडानी विल्मर FMCG में आए, उन्होंने सीधा कस्टमर से पैसे लेंगे। अडानी गैस, यह भी पहले B2B सीन था बट अब उसे भी B2C बना दिया है। जैसी अडानी विल्मर में 79% सेल जो है वो फॉर्चून ऑयल की होती है और बाकी जो परसेंटेज बचा वो अदर प्रोडक्ट की होती है। अब वो अडानी जी FMCG में अदर प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये था अडानी ग्रुप का नया अवतार। जैसे उन्होंने इन 5 स्ट्रेटेजीज पे फोकस किया। जैसे पहली थी हमारी डिलीवरेजिंग की, सेकंड थी हमारी स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट, थर्ड स्लो द डाइवर्सिफिकेशन, फोर्थ फोकस ऑन योर कोर सेक्टर, फिफ्थ जो है हमारी बिजनेस टू कंज्यूमर सेक्टर में एंटर करें। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और ये स्ट्रेटेजीज आपको पसंद आई है तो अपने बिजनेस करने वाले दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके अंबानी जी ने एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बनाई है। तो आपके दोस्त भी अगले अंबानी जी हो सकते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।